ओके, दैट इज वेक्टर वैक्सीन्स। आई थिंक जितने भी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं, वेक्टर वर्ड ऐसा है जिससे हम बहुत ज़्यादा वो हम फेमिलियर होते हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी करते हैं, और समहाउ हमारा कॉन्सेप्ट भी बैचलर्स में बन जाता है कि वेक्टर होते क्या है। ठीक है, वेक्टर हम नॉर्मली व्हीकल या कोई भी व्हीकल, एक ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज़ को हम कह सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को, किसी और चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज की जाए, उसको हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर वैक्सीन्स भी अगर देखा जाए तो इनका यही होता है कि नॉर्मली इनमें हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली, जब हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स की बात कर रहे थे ना, तो हम कहते थे जी लाइव एटेन्यूएटेड है, वीक है, डीएनए है, दिस एंड दैट। लेकिन हम यहाँ वेक्टर की जो बात कर रहे हैं ना, वेक्टर वाली हमारी नॉर्मली डीएनए को ट्रांसपोर्ट करेंगी या किसी जीन को ट्रांसपोर्ट करेंगी। ठीक है, हम एक चीज को यूज कर रहे हैं जो इजीली आपकी बॉडी के अंदर मूव कर सकती है, और एट द साइट ऑफ एक्शन जो है वो इस डीएनए या जीन या जो भी हम चीज दे रहे हैं, इवन पूरा वायरस भी एक और वायरस को यूज करते हुए आप क्या करते हैं कि उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है किस तरीके से डिलीवर हो रही होती है, वाया अ वेक्टर। तो वेक्टर वैक्सीन्स में अच्छा, वैक्सीन्स का बेसिक हमें पता है कि क्या होता है कि लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से मॉडिफाई कर दिया जाता है कि जीनोम या पोर्शन ऑफ अ फॉरेन आरएनए और डीएनए सीक्वेंसेस और प्रोटीन्स एंड वेयर द रेप्लिकेटिव कंपोनेंट competent vectors act as carrier and may itself act as a protective immunogen। इसमें हो क्या रहा है कि जो हमारे पास वैक्सीन्स हैं उनकी डेफिनेशन हमें बहुत क्लियर है। इसमें हम क्या करते हैं कि फॉरेन डीएनए या आरएनए या फिर पूरा जीनोम हम क्या करते हैं कि उसको हम एक और वेक्टर के जरिए या कैरियर के जरिए हम क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और फिर फाइनली इट विल एक्ट एज एन इम्यूनोजन, आपके इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। वेक्टर खुद क्या होता है, बताते खुद, वेक्टर रेप्लिकेटिव कंपिटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और वायरस इनटू व्हिच द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट विल बी इंसर्टेड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज है, फायदा क्या होता है, हमने एक लाइव एटीन्यूएट दे दिया, हम कह रहे हैं कि जी जाके रेप्लिकेट कर जाएगा, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि क्या डिसएडवांटेजेस आ गए कि कहीं ना कहीं हो सकता है वो किसी लाइव बैक्टीरिया के साथ इन कांटेक्ट टाइम म्यूटेट कर जाए, सेल्फ म्यूटेशन हो जाए, या फिर उसके अंदर वो कहीं से जीन ले ले और दोबारा से रिवर्जन हो जाए। जो हमने उसको क्या किया था, हमने उसको नॉन पैथोजेनिक बनाया था, रिवर्जन की वजह से वो पैथोजेनिक हो सकता है। तो वहां पे ऑफ कोर्स रेप्लिकेशन आ रही थी, लेकिन ये चीज़ जो है वो खतरनाक थी। फिर उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को के साथ कॉप करने के लिए उन्होंने जो डेड बैक्टीरिया थे वो यूज़ करने शुरू किया। अब डेड बैक्टीरिया का मसला ये था कि वो रेप्लिकेटिव नहीं होते, सो रेप्लिकेशन नहीं होगी तो डोज इनफ नहीं होगी। तो फिर उसमें क्या है कि हायर डोज और रिपीटेड डोज देनी पड़ रही थी। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि क्योंकि एक वेक्टर यूज़ किया जा रहा है, और वेक्टर की खासियत ये है कि वेक्टर कैन रेप्लिकेट ऑन इट, so it can increase in number, and you don't need to give repetitive doses. Whenever it's going to replicate the whole genetic material with it। ठीक है, तो हम जो जेनेटिक मटेरियल हम ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी रेप्लिकेशन का फायदा क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका नंबर भी बढ़ता रहेगा, उसका नंबर बढ़ता रहेगा, तो जो आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है इट विल बी देयर। ठीक है, तो आपको रिपीटेड डोसेस की जरूरत नहीं होगी, आपको हायर डोज की जरूरत नहीं होगी। तो रेप्लिकेटिव कम्पिटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, हम दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं। Vector vaccines are liquid or freeze-dried preparations of one or more types of live microorganisms. Of course, if we are talking about something that is completely replicative, तो replication की जरूरी क्या है कि वो it has to be live। ठीक है, that are non-pathogenic or have a low pathogenicity for the target species, and in which have been inserted one or more genes encoding antigens that stimulate an immune response protective against other microorganisms। So इजीली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इट्स बेसिकली अ वायरस। ठीक है, दैट इज कैरिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट कुड बी अ सेल surface structure, and it's going to get into the body, we are going to introduce it, and then it's going to replicate. When it's going to replicate, the cell surface protein is going to replicate, which is going to act as an antigen or immunogen, and it's going to stimulate the immune response। ठीक है, और एक्टिवेट द इम्यून रिस्पॉन्स। बट द वेक्टर इन इट सेल्फ
has to have low pathogenicity for the target species, or it has to have no pathogenicity. Like either it has to be non-pathogenic or it should have low pathogenicity. A live vector vaccine is a vaccine that uses a chemically weakened virus to transport pieces of the virus in order to stimulate an immune response. So when we say live vector vaccine, we have this virus that is chemically weakened. The genes used in these vaccines are usually antigen coding surface proteins from the pathogenic organisms. They are then inserted into the genome of a non-pathogenic organism such as adenovirus, where they are expressed on the cell surface and can elicit an immune response. What we are talking about here is an example of virus. Adenovirus nowadays is becoming more and more common vector or routine vector for cancer therapy, or when we are using cancer vaccines. Adenovirus is basically non-pathogenic organism to humans, so we can safely use it, because it's not going to cause any disease in the humans. But on the other hand, it will carry a surface protein or antigen from and the vaccine component for the vaccine component. Okay, so it's going to act as a vector, and it's going to carry a gene of interest, or any surface protein, gene for any surface protein, or any antigen. So it's going to get into the body, it's going to express, and it's going to replicate, and it's going to express that antigen on its surface. Hence, in turn, it will form the B plasma cells, B memory cells, B plasma cells, and antibodies, without actually exposing the body to the real virus or real bacteria, or whichever kind of vaccines we are using. So, what kind of vectors have already been used in case of viruses? We have these pox virus have been extensively studied as potential vaccine vectors. Why we have studied it, and why it has been used, it has been considered as a vector. We will look at it in the slides that will follow. Vaccinia virus. The second one is the vaccinia virus, used as a vector in many vaccines, induces strong stimulation at the injection site. Its large genome can integrate many transducible in genes, and it has an excellent safety profile. And the vaccinia has been administered to more than 1 billion people since the WHO's 1967 launch of global smallpox eradication program. Now, vaccinia has been used for making the smallpox vaccine. Vaccinia in itself is basically, it's non-pathogenic to humans, and it has a very large genome. When you're talking about a genome, uh, एक लार्ज जीनोम का फायदा क्या होता है, एक बड़े जीनोम का फायदा क्या होगा? लार्ज जीनोम का फायदा ये होता है कि यू कैन ट्रांसड्यूस एनी काइंड ऑफ जीन यू वांट इन इट। एक छोटे जीनोम के अंदर आप बहुत ज्यादा जीन्स जो है वो ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे एडिशन, जितना बड़ा जीनोम आपके पास होगा, इतनी ज्यादा एडिशन और डिलीशन आपके लिए आसान होगी। इसका ये भी मतलब है कि वैक्सीनिया वायरस हैज द कैपेबिलिटी टू मेंटेन अ ह्यूज और अ लार्ज genome in its cell. It has an excellent safety profile in humans. It does not cause any disease or any pathogenicity. It's non-pathogenic to humans. So vaccinia, as we know that it has been a success story in case of vector vaccines, especially for smallpox, when we had in WHO's 1967 smallpox eradication program. So that is a very good candidate for. So far we have pox virus and vaccinia virus in case of viral vectors. So, how these vector vaccines are produced? First, we will consider them as a antigen gene delivery system. ठीक है, इन्होंने करना क्या है? इन्होंने जस्ट, मैंने कहा ना, हम जब वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इट्स बेसिकली अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो करता क्या है? दिस वायरस एक्ट एज अ एंटीजन जीन डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, आपने पहले क्या किया? आपने रिसर्च की, आपने देखा कि कौन सा एंटीजन जो है इट कुड बी अ गुड कैंडिडेट फॉर डिलीवरिंग दी फॉर कुड बी अ गुड कैंडिडेट फॉर एन इम्यूनोजेन।
ठीक है। इम्यूनोजेन कौन सा अच्छा होगा? एंटीजेन तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इम्यूनोजेन होना जरूरी है, ठीक है। इम्यूनोजेन क्या होता है? जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद एक ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी और वट एवर प्लांट में एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। दैट इज द इम्यूनोजेन। एंटीजन आपने पहले सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया, विच एवर एंटीजन इज अ गुड इम्यूनोजेन और इज गोइंग टू एक्ट एज अ गुड इम्यूनोजेन। फिर आपने क्या किया? You're going to introduce this into the viral cell, whichever virus you are going to use as a vector. अब आपने क्या किया? इसके बाद आपने पेशेंट को इनोकुलेट कर दिया, आइदर ऑरली और आपने नेजल स्प्रे के तौर पे, या इंजेक्शन के जरिए आपने पेशेंट को इनोकुलेट किया। और वहाँ क्या होगा कि वंस वायरस जो है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, तो एंटीजन भी जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एंटीजन प्रोड्यूस होगा तो इट विल एक्ट एज एन इम्यूनोजन एंड इट विल कॉज एन इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पे अगर हम छोटी सी एक एग्जांपल लें, तो वी कैन से कि जी हमारे पास लेट्स से वी हैव एडिनो वायरस, ठीक है। हम एडिनो वायरस की एग्जांपल लेते हैं, और एडिनो वायरस की उसमें हम देख रहे हैं, ठीक है। एडिनो वायरस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एडिनो वायरस या वायरस वेक्टर जो भी हम यूज कर रहे हैं, अल्फा वायरस यूज कर रहे हैं, हमने वायरस लिया, पूरा सेल वायरस सेल लिया। देन वी हैव दिस इन्फ्लुएंजा वायरस जीन है। हम क्या बना रहे हैं? इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बना रहे हैं। हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस जीन है, उसके अंदर से हमने क्या किया कि ये वाली जो हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर था ना, इसकी जीन को हमने, HA की जीन को हमने क्या किया? अलग कर लिया। अब हमने उसको अलग करने के बाद क्या किया? इंट्रोड्यूस करा दिया हमने वायरल सेल के अंदर, ठीक है। वायरस वेक्टर के अंदर हमने इसको एक्सप्रेसिंग HA प्रोटीन, हमने उसको क्या किया? इंट्रोड्यूस करा दिया। सॉरी। अच्छा, इंट्रोड्यूस कराने के बाद क्या होगा कि जब जीन इंट्रोड्यूस कराइए तो होगा क्या कि उसकी सरफेस के ऊपर ये प्रोटीन खुद से एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगी। वंस ये एक्सप्रेस हो जाती है, तो आप इसको वैक्सीन के की प्रोडक्ट वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे, एडजुवेंट डाला, प्रिजर्वेटिव डाला, जो भी आपने इसके अंदर डालना है। उसके बाद आप आइदर फ्रीज ड्राइड और लिक्विड फॉर्म के अंदर वैक्सीन की वायर्स को फिल कर देंगे। सो बेसिक ये अगर आप देखें तो ये एक सिंपल सी स्कीम है कि एक वेक्टर वैक्सीन किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है। वैक्सीन या वेक्टर वैक्सीन्स, फायदा क्या है? इट्स अ गुड कैंडिडेट फॉर अ लाइव रिकॉम्बिनेंट वायरस वायरल वैक्सीन, क्योंकि इट्स अ बिनाइन वायरस, इट डज नॉट कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। बिनाइन है, इट्स नॉन पैथोजेनिक, रेप्लिकेशन इन द साइटोप्लाज्म, इट्स रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ह्यूमन सेल्स। वायरल रेप्लिकेशन जीन्स इसके अंदर मौजूद है, एंड इट्स वेरी इजी टू स्टोर, ठीक है। तो वैक्सीनिया का फायदा क्या है? नॉन पैथोजेनिक है, बिनाइन हो गया इन नेचर, replication is taking place in the cytoplasm, so viral replication is very easy. Whichever cells replicate in the cytoplasm are easily they have this easy replication, and then they are easy to store. Recombinant live vector vaccines are preparation of one or more types of live bacteria or viruses. Here, what we do is we have this vector vaccines with the preparation of one or more types of live bacteria or viruses. One or more DNA RNA sequences have been inserted in these organisms. अगर हम DNA या RNA का sequence introduce करवा रहे हैं, तो हम एक से ज्यादा सीक्वेंसेस भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एक ही सेल के अंदर। अब जब हम ओरिजिनल सेल को यूज ही नहीं कर रहे, हम अपनी मर्जी से उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी मर्जी से उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो हम एक से ज्यादा हमारे पास एंटीजेंस हैं उनको एक ही सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें हम DNA, वन और मोर DNA और RNA सीक्वेंस, यानी एक से ज्यादा जीन्स जो है, हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। These organisms generally have a stable non or low pathogenic phenotype for the species the vaccine is intended for. डेफिनेटली अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम पैथोजेनिक्स जो है वो स्पीशीज पैथोजेनिक फिनोटाइप को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि हम ऐसी वैक्स, जैसे हमने वैक्सीनिया वायरस की एग्जांपल ली, हमने पॉक्स वायरस की एग्जांपल ली, तो ये क्या है? ये बिनाइन है, दे आर नॉन पैथोजेनिक। तो ये इनकी फिनोटाइप जो होती है, एक तो वो दे इट हैज टू बी स्टेबल, ठीक है। लो ना लो पैथोजेनिक हो या फिर स्टेबल नॉन। अब इसमें क्या है कि
स्टेबल नॉन एंड लो पैथोजेनिक की हम बात क्यों कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि उसमें खुद से म्यूटेट होके दोबारा से पैथोजेनिक होने की कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी आर यूजिंग इज, वी आर using stable non or low pathogenic phenotype, something that is going to retain its original self when even when in the body, ठीक है। It's not going to revert back to its pathogenic state. Recombinant live vectors vaccines are expected to be attenuated and genetically defined live vaccines which have defined non-reverting mutations or deletions. What we are saying here is that these recombinant live vector vaccines are expected to be attenuated. They are live, they are not dead. And genetically defined live vaccines which have defined non-reverting mutations or deletions. So you have to understand that there should be no reversion. ठीक है, no reversion to pathogenic state. They should not have these mutations or deletions that can revert them back to the pathogenic state. So what we are talking about is that in these vaccines, we can have more than one DNA or RNA sequence, meaning we can incorporate more than one gene for the antigens, or we can say we can recombinate them in a way where they can produce more than one antigen on their cell surface, or whichever surface. In case of bacteria, we can say the cell surface, and they have to be very stable. They should not revert back to their pathogenic state. So there are two types of vectors. We have homologous vectors and we have heterologous vectors. When homologous vectors are when the target species of the vaccine is a natural host for the vector, this is considered a homologous vector. Uh, when we are saying that virus that replicates in the humans is being used, then we say that it's a homologous vector. In case of heterologous vectors, when the target species of the vaccine is not one of the natural hosts of the vector is classified as a heterologous vector, where we are using some kind of plant virus, or we are using some kind of animal virus, which is not going to which is where humans are not the natural hosts of these vectors. We can say that these are called the heterologous vectors. Here is just one example of malaria vaccine production, how we produce it. We take the AdVac vector that has been manufactured and commercially manufactured. AdVac vector, we take the vector, then we add the malarial gene. From the malarial parasite Plasmodium falciparum, we select a part of the parasite that can act as an immunogen. This part of the parasite, gene or RNA or DNA sequence, whichever it is inserted into this AdVac vector. So you have the AdVac based malaria vaccine. Now you produce these AdVac vectors, you let them replicate, or you let them grow in PERC6 cells, where we get a sufficient number of AdVac cells, and then what we do is the commercial scale volume of vaccine, where we have enough number of vector, then we produce the vaccine, and this vaccine can be injected or administered to any patient or any subject that we are trying to immune. So far I hope this is clear. अगेन मैं एक दफ़ा इजी वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने हमारे पास एक कमर्शियली अवेलेबल जो हमारे पास एक वैक्सीन है, हम उसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं, वी हैव एडवैक वेक्टर। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास जो भी मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम की वो जो भी हमारे पास एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है, विच एवर वी थिंक विल हैव अ प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स, कैन जनरेट अ प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स, हमने उसको सेलेक्ट किया। उस जीन को सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया कि हमने उसको इंसर्ट कर दिया इन एडवैक वेक्टर। नाउ वी हैव द एडवैक बेस्ड मलेरिया वैक्सीन। इसके अब हमारे पास जब एक सेल आया है ना, ठीक है, हमने इंसर्ट किया, एक सेल आया, उसको हमने नंबर इंक्रीज करना है। तो नंबर इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको सेल कल्चर के अंदर प्रोड्यूस होने देते हैं। जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली थी ना कि हम एग सेल्स को यूज करते हैं, उसके अंदर हम नंबर ऑफ जो पैथोजेंस है उनको उनका नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बट C6, ठीक है, ये हमारे पास सेल्स की टाइप है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम ग्रो करने देंगे। हम वायरसेस की बात करें तो यू नो कि वायरसेस जो है हमेशा किस चीज़ की मशीनरी यूज़ करते हैं, होस्ट की मशीनरी को यूज़ करते हैं वायरल रेप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने होस्ट सेल कौन सा दिया है, पर C6। ये भी कमर्शियली अवेलेबल चीज़ है। इसके अंदर जब एक दफ़ा हो जाएगा, फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद क्या होगा कि आप इसको एज अ वैक्सीन जो है इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। देन बैक्टीरियल एंटीजन डिलीवरी सिस्टम्स, बैक्टीरियल वेक्टर्स, सेम उसी तरीके से होगा जिस तरह से हमने वायरस की बात की थी ना। तो उसमें भी क्या था, सबसे पहले हमने जीन ली एंटी, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट माय अपॉलॉजीज। जब आप घर से लेक्चर लेते हैं तो इस तरह की आवाजें कई दफा आ जाती हैं, तो प्लीज एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसमें अब बैक्टीरियल में क्या होगा, बैक्टीरियल में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है कि आपने पहले सबसे पहले जीन सेलेक्ट की, एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट की जीन सेलेक्ट की, उसको आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा कि जब जीन वहाँ पे आ गई तो ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल सेल के ऊपर वो जो है एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगी। और जब आपके पास इनफ आप रेप्लिकेट करेंगे और इनफ आपके पास बैक्टीरियल सेल्स हो जाएंगे, तो यू कैन डू इज वैक्सीनेट द पेशेंट विद इट। ओके, बैक्टीरियल एंटीजन डिलीवरी सिस्टम्स की बात की जाए तो इनका फायदा क्या है, लाइव नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कंटेन्स एंटीजन। वी कैन यूज एनी लाइव नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियम, इट शुड नॉट बी पैथोजेनिक। इंसर्ट एंटीजन जीन इनटू द फ्लैजिलिन जीन, जो इसके फ्लैजिलिन की प्रोडक्शन के लिए जीन हमारे पास है। अच्छा, फ्लैजिलिन जीन के साथ आप क्यों इनटू द फ्लैजिलिन जीन क्यों कर रहे हैं, उसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि इट विल एक्सप्रेस ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। जब आप एंटीजन को फ्लैजिलन, आपको पता है फ्लैजिला कहाँ पे खुद को एक्सप्रेस करता है, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तो इसका फायदा ये होगा कि आपका, ओके, तो इसका फायदा क्या होगा कि जो फ्लैजिला है दैट एक्सप्रेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तो इस वजह से जो भी आप जो आपके पास एंटीजेंस आते हैं, मोस्टली जो आपके सरफेस एंटीजेंस होते हैं, वो बेटर रिस्पॉन्स आता है उनका, ठीक है, इम्यूनोजेनेसिटी उनकी बेटर होती है। तो होगा क्या, epitope is expressed on the flagellum surface, flagellum engineered bacteria is a vaccine। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है, ठीक है, तो इजीली आप इसको एज ऑरल वैक्सीन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक मुझे बताओ कि क्लैरिफाई हो गया, या मैं इसको दोबारा से, ये जो बैक्टीरिया वाला पार्ट है इसको दोबारा से रिपीट कर दूँ, रिपीटेशन की जरूरत है या नहीं है, मुझे प्लीज ये बता दें। शॉर्ट से एक्सप्लेन कर दें बस। रिपीट कर दूं? जी मैम, शॉर्ट से रिपीट कर दें इजीली। अच्छा,
इसमें भी जो एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक तो हमारे पास नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होना चाहिए, ठीक है। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होगा जिसके ऊपर आप एंटीजन, जिसके अंदर आप एंटीजन को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट किस जगह पे करेंगे? फ्लैजेलेंट जीन के अंदर करेंगे। फ्लैजेलेंट जीन किस चीज को इनकोड कर रही है? वो बना रही है फ्लैजिला को, ठीक है। फ्लैजिलम सरफेस के ऊपर जब अगर हम फ्लैजिलेंट जीन के अंदर इसको डालेंगे तो उसका क्या फायदा होगा कि जब ये एक्सप्रेस होगी तो ये फ्लैजिलम जो आपके उसकी मूवमेंट के लिए एक वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है सेल के ऊपर, उसके साथ ये जो एपिटोप है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। उसके ऊपर जब एक्सप्रेस होगा तो आप इसको एज अ वैक्सीन यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये सरफेस के ऊपर वो एक्सप्रेस हो रहा है तो इसको इजीली जो है आप ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि बैक्टीरिया जो होते हैं नॉर्मली ऑरली जो है आप बहुत सारे बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उनको इजीली क्या करेंगे, बाईपास कर जाते हैं। जैसे स्टमक के अंदर एसिड को रिटेन कर, एसिड में, एसिड पीएच में अपनी जो वाइबिलिटी है उसको रिटेन कर जाते हैं, ठीक है। तो उसका ये फायदा होगा कि इनको ऑरल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। जो वायरल वैक्सीन्स हैं उनको ऑरल बनाने के लिए उनको पहले उनकी स्टेबिलिटी को देखना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड बैक्टीरिया का ये फायदा है कि एक तो ये इजीली रेप्लिकेट कर जाते हैं, ठीक है, ये डोर्मेंट स्टेट में नहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वायरल वेक्टर्स की अगर बात की जाए तो इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना, इनफैक्ट ह्यूमन सेल्स बट सम डू नॉट रेप्लिकेट, ठीक है। इसमें क्या है कि ह्यूमन सेल्स के को इन्फेक्ट करके तो रेप्लिकेशन नहीं करते। बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ जी एंटीजन है और जनरेट टी सेल रिस्पॉन्स। अच्छा, अब मैं आपको वन बाय वन इनका बताती हूँ कि फायदा क्या है। इसका फायदा ये होता है कि ह्यूमन सेल्स को जब इन्होंने इन्फेक्ट कर दिया है तो रेप्लिकेशन चाहे वायरस सेल की पूरी ना हो, ठीक है, वायरस खुद चाहे रेप्लिकेट करे ना करे, जो जीन है उसकी वो क्या करेगी, रेप्लिकेट करके अपनी प्रोटीन्स जो है उनको क्या करेगी, एक्सप्रेस कर देगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए कि ह्यूमन सेल्स के अगर वो होस्ट को इन्फेक्ट करे तो उसके बाद जो हमारे एंटीजन है वो उनको एक्सप्रेस कर दे, ठीक है। रेप्लिकेट बेशक ना करे लेकिन एक्सप्रेस कर दे हमारे एंटीजन को। एंटीजन की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। वायरल वेक्टर्स का ये फायदा होता है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी करते हैं क्योंकि इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। अच्छा, जो एंटीजन प्रेजेंटेशन है ना, वो करते कैसे हैं? एमएससी के साथ सबसे पहले टी सेल्स के सामने इन्होंने प्रेजेंट करना होता है। तो जो वायरल वेक्टर है ना उसकी आने वाली प्रोटीन्स बड़े इजीली जो है वो एमएससी के साथ क्या होगी, मैक्रोफेजेस और विच एवर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इज एट द प्लेस, वो क्या करेगा कि बहुत इजीली इनको एमएससी के साथ इनको अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर देगा एंटीजन को। अब एंटीजन जब प्रेजेंट हो गया तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ जब भी एंटीजन आएगा तो आपकी टी सेल की एक्टिवेशन हो जाएगी और टी सेल रिस्पॉन्स आएगा। एक टी सेल रिस्पॉन्स का फायदा ये होता है कि अगर जस्ट आपके पास एंटीबॉडीज आ रही हो और टी सेल रिस्पॉन्स ना आए तो जो आपकी कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो इतनी इजीली क्लियर आउट नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए जो आपके पास जो साइमल्टेनियस आपके पास, अच्छा, टी सेल्स का एक और भी फायदा है। टी सेल जो है ना वो बी सेल का रिस्पॉन्स भी जो है वो बेहतर होता है। अगर टी सेल की एक्टिवेशन से बी सेल का रिस्पॉन्स भी बेटर आ रहा होता है। तो दोनों आर्म्स ऑफ द इम्यून सिस्टम जो है वो एक ही टाइम के ऊपर एक्टिवेट हो जाती हैं। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? कैन कॉज बैड रिएक्शंस, क्योंकि रेप्लिकेशन का खतरा होता है, बॉडी के अंदर जा रहा है, कुछ भी कॉज कर सकता है। जैसे नॉर्मली हमारे पास जो ज्यादातर आते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन भी आ सकते हैं, क्योंकि इस सेल के साथ हो सकता है कि आपको एलर्जी हो या समथिंग। कैन बी प्रॉब्लम विद प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी टू द वायरस, अगर पहले से वायरस जो आप इन्फेक्ट कर रहे हैं उसमें अगर पहले से इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट मौजूद है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो उसको क्लियर आउट कर दे इससे पहले कि वो अपना एंटीजन प्रेजेंट करे, वो एंटीजन प्रेजेंट करे जो दूसरे दूसरे सेल का हमने इसको दिया है। ऑफन कैन ओनली अकोमोडेट वन और टू एंटीजेंस। एक और नुकसान क्या है कि एक दो से ज्यादा एंटीजन जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इससे ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जीन्स के अंदर, इसके जो जीनोम होता है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि आप एक लार्ज नंबर ऑफ जीन्स इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है हमने देखनी है दैट वुड बी, सॉरी, प्रोसीजर फॉर वैक्सीन प्रिपरेशन। वैक्सीन कैसे प्रिपेयर की जाती है?
Uh, इसमें genes that encode major antigens, especially virulent pathogens, can be introduced into attenuated virus और bacteria, जो भी आप चीज यूज कर रहे हैं. The attenuated organism serves as a vector, replicating within the host and expressing the gene product of the पैथोजन. जो भी आपके पास पैथोजन है उसको क्या करेगा, पैथोजन की जो भी जीन है उसको क्या करेगा, एक्सप्रेस कर देगा. नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर वेक्टर वैक्सीन्स इंक्लूडिंग वैक्सीनिया वायरस, द कैनरी पॉक्स वायरस एंड attenuated poliovirus, adenovirus, attenuated strains of Salmonella, BCG strain of Mycobacterium bovis, and certain strains of Streptococcus that normally exist in the oral cavity. इनको ये जो हमारे पास वायरसेस हैं इनको यूज़ किया जा चुका है. इसमें जो एग्जांपल्स हमारे पास आ रही है ना, इसमें हमारे पास वैक्सीनिया ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कैनरी पॉक्स है, देन वी हैव पोलियो वायरस, एडिनो वायरस, सैल्मोनेला को यूज़ किया जा चुका है, बीसीजी स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम बोवीस, और एंड सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एज वेक्टर. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, वैक्सीनिया वायरस द एटेन्यूएटेड वैक्सीन यूज्ड टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स हैज बीन वाइडली एम्प्लॉयड एज अ वेक्टर वैक्सीन. ये हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं. दिस लार्ज complex virus with a genome of about 200 genes can be engineered to carry several dozen foreign genes without impairing its capacity to infect host cells and replicate. अब इसमें क्या है कि ये अगर 200 जीन्स ये कैरी कर रहा है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा जीन्स इसके पास है इतनी ज़्यादा हमारे पास हम कह सकते हैं वी हैव दीज अपॉर्चुनिटीज़ टू टू मेक रिकॉम्बिनेशंस. ठीक है, तो वी कैन इंसर्ट, हमने ऊपर बात की ना 1 to 2 सिर्फ हम यूज कर सकते हैं वायरसेस के अंदर, तो इसका क्या फायदा है, इट हैज अ वेरी लार्ज जीनोम. तो 200 जीन्स तक हमारे पास हम क्या है, सेवरल डजन फॉरेन जीन्स हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. ठीक है, और उसमें हमें क्या फायदा होगा कि सेवरल अगर हम डजन जीन इसके अंदर देंगे तो क्योंकि इसका जीनोम लार्ज है तो हम इंटैक्ट रख सकते हैं वो जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कैपेसिटी टू इट्स एबिलिटी टू इन्फेक्ट होस्ट सेल्स एंड इट्स एबिलिटी टू रेप्लिकेट, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इट टू सर्व एज अ वैक्सीन. द प्रोसीजर फॉर प्रोड्यूसिंग वैक्सीनिया वेक्टर दैट कैरीज अ फॉरेन जीन फ्रॉम अ पैथोजन इज आउटलाइन बिलो. अच्छा सॉरी, आई मूव वेरी फास्ट. अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपके पास वैक्सीनिया वायरस का आपके पास क्या है, प्रोमोटर आ गया. ठीक है, अच्छा ये आपके पास एक प्लाज्मिड है. इस प्लाज्मिड के अंदर आपने क्या किया है, एक प्लाज्मिड ऑलरेडी आपके पास मौजूद है जिसमें आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीवेज साइट है, वैक्सीनिया प्रोमोटर है और टीके जीन है. अच्छा, ये जो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीवेज साइट की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो आप लोगों ने पहले इसका नाम सुना है या नहीं. होता ये है कि आपके पास डिफरेंट वायरस डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनकी अपनी एक कटिंग साइट होती है. ठीक है, वो एक खास सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उस जगह से जाके क्लीवेज करते हैं. क्लीवेज करेंगे तो ये गोल चीज़ आपके पास क्या होगी, ओपन हो जाएगी. और यहाँ पे क्लीवेज होगी तो दो एंड्स जो है वो ओपन हो जाएंगे. उन दो एंड्स के ओपन होने का ये फायदा होगा कि ये दरमियान में यहाँ पे आप देखें ये इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर ये इंसर्ट होगा तो इसके एक साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है, प्रोमोटर जीन, और दूसरी साइड पे आपको टीके जीन नजर आएगी. अब क्या हुआ है कि सारे का सारा जो इसका ऑलरेडी जो इसके अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर था वो इंटैक्ट है. ठीक है, इस प्लाज्मिड का, और क्या हुआ है इसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशन हो गई है. अब जब आप इसको अंदर डालेंगे प्लाज्मिड को और साथ ही आप वैक्सीनिया वायरस डालते हैं किसी भी टिश्यू कल्चर के अंदर, तो प्लाज्मिड हैज दिस कैपेबिलिटी कि वो क्या करते हैं, वो खुद से इंसर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो इसका क्या होगा, ट्रांसफेक्शन हो जाएगी, यानी एक ये क्या करेगा, ट्रांसपेक्ट कर देगा वैक्सीनिया वायरस को, यानी उसके सेल के अंदर इंसर्ट इंटर हो जाएगा. ठीक है, अब वो प्लाज्मिड क्या हो गया, वैक्सीनिया वायरस का हिस्सा बन गया. द मोमेंट वैक्सीनिया वायरस जो है वो रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन से जो इसका इसका जीनोम है उसका पार्ट बन जाएगा, प्लाज्मिड इसके जीनोम का पार्ट बन जाएगा. अब जब उसका जीनोम का पार्ट बन गया है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से, तो फिर क्या होगा कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनिया वायरस आपके पास मौजूद है जिसमें आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी एंटीजन फ्रॉम द पैथोजन आप यूज कर रहे हैं वो मौजूद होगी. अब जब भी आप इसे यूज करेंगे इट विल एक्ट एज अ वैक्सीन. अच्छा, आई थिंक ये मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है, तो हम इसको दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, तकरीबन 1 बजे पूरे हम रीस्टार्ट करते हैं. ठीक है बेटा, सो फार सो गुड, एनी क्वेश्चंस.